तो उन्होंने साथ नहीं दिया। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, बाहर से आया था दिल्ली सल्तनत वाले, और दिल्ली से शासन किए, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया से शासन किए, या तो दिल्ली से किया, या तो आगरा से किया, या तो फतेहपुर सीकरी से किया, इसी एरिया से किया, इसलिए नाम क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के आने से पहले छोटे मोटे मुस्लिम आक्रमण होते रहेंगे। तो पहले हम लोग मुस्लिम आक्रमण देख लेते हैं छोटे छोटे, उसके बाद जो भारत में बस गया दिल्ली सल्तनत उसको देखेंगे। दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तो हम क्या देखेंगे, बाबर। दिल्ली सल्तनत जैसे खत्म होता है तो मुगल आता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में मार दिया बाबर, और वहां पे आ गया कौन, बाबर, बाबर मुगल सल्तनत का। तो हम लोग देखते हैं पहले छोटे मोटे मुस्लिम आक्रमण, और उसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत। भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो चरण में होता है, एक अरब वाले करते हैं और एक तुर्क वाले करते हैं। अरब जानते हैं सऊदी अरब का एरिया था, अरब वाले थे सब, और तुर्क सेंट्रल एशिया का था, तुर्क का था सेंट्रल। देखिए तुर्की नहीं है, तुर्क है, तुर्क आक्रमण, तुर्की लिख दिया जी, तुर्क आक्रमण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुर्क। ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया वाला सा अफगानिस्तान का एरिया ही है। सबसे ज्यादा भारत में आक्रमण यही हुए सब। आर्य कहां से आए, सेंट्रल एशिया से। आर्य कहां से आए, सेंट्रल एशिया से। भारत में जो ब्राह्मण थे, आर्य क्या थे, ब्राह्मण थे, तो आप आर्य कहिए या ब्राह्मण कहिए, बात बराबर ही है, क्योंकि वही संस्कृत बोलते थे, वही आके वेद लिखे। वेदों की रचना किसने किया, आर्यों ने किया। वैदिक समाज की स्थापना आर्य ने। ब्राह्मण, आर्य किस जाति के थे, ब्राह्मण। कहां से थे, मध्य एशिया से। कहां से, मध्य एशिया। तो वो एरिया ना बड़ा वो था, आर्यन कल्चर था, बड़ा एग्रेसिव था। भारत में आए, यहाँ है, यहाँ पे क्या किए, बसे, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें क्या, जो आर्य नहीं थे उन्हें उन्होंने क्या बोला, निम्न। क्या बोला, निम्न। और उसके बाद स्वयं को क्या बोला, श्रेष्ठ। सोचो कुषाण भी वहीं से आया था सब, हुंड शासर भी वहीं से आया सब, तुर्क आक्रमण भी वहीं से हुआ, ये बबरो वहीं से आया, बाबर भी वहीं से। वो एरिया बड़ा क्या था, लड़ाकू एरिया था, वहां बहुत बड़ा क्या था, लड़ाकू एरिया था। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला आक्रमण क्या देखते हैं, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712, 712 कहां पर, सिंध। 713 मुल्तान। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण किया, 712। कहां पर, सबसे पहले सिंध, उसके बाद मुल्तान, सिंध के बाद मुल्तान। किस राजा को हराया, दाहिर, राजा को हराया दाहिर। उम्र इसका कितना था, 17 साल। जब आक्रमण किया तो उम्र कितना था, 17 साल। सऊदी अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान हेल के सिंध पर आक्रमण किया। 17 साल का लड़का, उम्र में तुम लोगों से छोटा, उम्र में तुम लोगों से छोटा था मोहम्मद बिन कासिम। हम आक्रमणकारी तो पढ़ा देते हैं और ये पढ़ाना भूल जाते हैं कि कौन, क्या दुर्दशा हम लोग का हो गया था। 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम भारत को क्या कर दिया, हरा दिया। और यहां पर उसने लगा दिया जजिया कर। क्या लगा दिया, 712 में कहां आक्रमण किया, सिंध। राजा दाहिर, राजा दाहिर, मेनली 712 वाला ही पूछा है। 713 में मुल्तान, 713 में मुल्तान। समझ में आ गया, कौन सा टैक्स लगाया, जजिया। कौन सा टैक्स लगाया, सिंध हराया 712, टैक्स कौन सा लगाया, जजिया। टैक्स कौन सा लगाया, जजिया। जजिया टैक्स था, क्या नाम था, जजिया। जजिया उन्हें लेना था जो मुस्लिम नहीं थे, तो जजिया बौद्धों को भी देना था, जजिया सिखों से भी लिया था, जजिया जैन से भी लिया, जजिया बौद्ध से भी लिया, सबसे लिया। लेकिन चूंकि बड़ी आबादी हिंदू धर्म की थी, इसलिए जजिया का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, हिंदू धर्म पे। लेकिन जजिया कर से उसने लगभग 50 से 60% हिंदू धर्म को बाहर रखा था, जिसमें 50% समाज की महिलाएं होती हैं, महिलाओं को जजिया कर से क्या कर दिया, बाहर रख दिया। बच्चों को लगभग 15 से 20% बच्चे होते हैं, बच्चों को भी क्या कर दिया, बाहर रखा। बूढ़ों को भी क्या रख दिया, बाहर रख दिया। 1 से 2% विकलांग होते हैं लोग, विकलांग को भी क्या कर दिया, बाहर रख दिया। लगभग 4% से 5% उस समय ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी लगभग उसने 70% आबादी को क्या रखा था, बाहर। यानी और बाकी लोगों पे क्या लगाया था, जजिया। जजिया तो ब्राह्मणों को जजिया से क्या रखा था, बाहर रखा था। ब्राह्मणों को जजिया से क्या रखा था, बाहर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आगे आएगा शासक, फिरोज शाह तुगलक आएगा 13वीं सदी में। फिरोज शाह तुगलक कब आएगा, वो ब्राह्मणों पे भी क्या कर देगा, जजिया लगा, ब्राह्मणों पे भी क्या लगा देगा, जजिया। जजिया टैक्स जो था
वो धार्मिक आधार पर लगाया गया था। धार्मिक आधार पर टैक्स लगाना कहीं से उचित नहीं है। राजा को धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमेशा कमजोर राजा धार्मिक भाग लेगा। देखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज एकदम बहादुर थे, मजबूती से लड़े, कभी धर्म का सहारा लिए हैं नहीं। बाबर हार गया था राणा सांगा से, जब हार गया तब जिहाद शब्द का प्रयोग किया, फिर सोच क्या हो गया, तो उत्साह बढ़ा दिया यहाँ पे। तो कमजोर राजा किसका सहारा लेगा? धर्म का सहारा लेगा। कभी भी देखिएगा कमजोर राजा धर्म का सहारा। धर्म अच्छी चीज है आपके लिए अच्छा। अब एक बात बताओ, आप पढ़ लिख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप पूजा पाठ कर लीजिएगा, नमाज पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्या उसी के भरोसे परीक्षा पास होइएगा? नहीं। इसलिए देखिएगा जो ज्यादा पढ़ने वाला रहेगा भगवान को भी याद करेगा, ऊपर ईश्वर अल्लाह सबको याद करेगा, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देगा। तो इसने जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों को रखा या बाहर किया था? ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये भारत में रुका ही नहीं, हमला किया, चला गया, पैसा पैसा लिया, हराया, क्या हुआ, चल दिया। तो इससे भारत में ना तात्कालिक क्षति हुई थी, दीर्घकालीन नहीं। तत्कालीन लॉस हुआ, दीर्घकालीन नहीं, क्योंकि रुका ही नहीं, चल गया कहां पर, अरब। अब इसके बाद आया गजनबी। कौन आया? गजनबी। कौन आया? गजनबी। गजनबी भारत पर पैसा लूटने के लिए आया था। गजनबी भारत में क्या करने आया था? पैसा। उनका भारत से कोई दिलचस्पी नहीं था, केवल क्या लूटने आया था? पैसा। ये 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार। गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कहां कराने वाला था? गजनी का। कहां कराने वाला था? गजनी। जैसे बिहार वाला अपने नाम के आगे बिहारी जोड़ लेते हैं, महाराष्ट्र वाला मराठी जोड़ लेता है, गजनी वाला गजनबी जोड़ लिया। गजनी वाला क्या जोड़ दिया? गजनबी जोड़ दिया। कितनी बार आक्रमण किया? 17। इसको आक्रमण करते गया तो कुछ धन दौलत मिलता था, कुछ जानकारी भी मिलता था, धन दौलत भी मिलता था, जानकारी मिलता था। तो पहले कश्मीर के क्षेत्र से आया, लाहौर वगैरह कब्जा करते होते नीचे, जब नीचे कराची के पास आक्रमण करने आया तो इसमें पता चला कि कराची के बगल में एक जगह है गुजरात, वहां एक बहुत बड़ा मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, और वहां खुद सोना भरा हुआ है। कहा कि अगली बार आएंगे तैयारी के साथ। अगली बार आया खूंखार लोगों के साथ लेके, और 1025 ईस्वी में वह इसका सीक्वेंस में 16वां आक्रमण था। सीक्वेंस में और कौन सा मंदिर लूट लिया? सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। सोमनाथ का जब मंदिर लूटा था ना, तो वहां पर लोगों को विश्वास इतना था कि मतलब सोमनाथ का जब आक्रमण किया तो ये कहा था कि भैया सोमनाथ का जो ध्वज रहेगा, जब तक ध्वज रहेगा भगवान क्या है? साथ हैं। तो एक मोटिवेशन रहता है। क्या रहता है? मोटिवेशन। वहीं का किसी इंसान ने बता दिया गजनवी को कि ये हारेंगे सभी नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में मोटिवेशन है। इनका सर काट दोगे ना और देखेंगे हमारा ध्वज लहरा है ना, तो भी लड़ेंगे, क्योंकि क्या है? मोटिवेशन। क्योंकि इनको विश्वास है कि ध्वज हमारा है। किसी ने सूचना दे दिया, इसने कहा ध्वज खुलवाओ। ले, भारत को क्षति यहीं के गद्दारों से मिली है। यहीं के गद्दार। बताओ, कोनो कुछ पैसा के लालच में दे दिया होगा, या फिर यह भी रहा होगा कि उसको जाति के नाम पे सताया गया होगा, या तो गरीबी के आधार पे करेगा, या तो सताया गया होगा। अब ये तो भाई उस समय का 1000 साल पहले की बात है भाई, यहां से कितना ही है, लेकिन कोई ना समझ रहे हैं ना कि एक हाँ विरोध, बढ़िया से विरोध हुआ था। लूटने में इसको प्रॉब्लम आ रहा था, सेना लड़ रही थी वहां पर, ऐसा नहीं था। लेकिन उसने ना क्या किया कि मिल गया, ध्वज को क्या कर दिया? चढ़ा के उतरवा दिया, तो हल्ला करा दिया, ध्वज गिर गया। एक से एक न रहते हैं सब यहाँ पे। और सोमनाथ के मंदिर को क्या कर दिया? लूट लिया। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया। अब भारत में उस समय क्या था कि लड़ेंगे तो केवल राजपूत। भैया अब इक्के के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देंगे, सब लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी, तो क्या करेगा कोई भी? तो वहां पर सोमनाथ के मंदिर को क्या कर लिया? लूट लिया। इतना पैसा लूटा, इतना पैसा लूटा कि इतिहासकारों ने कहा है कि सोमनाथ की मंदिर को लूटने के बाद जब गजनवी अपने राज्य गजनी पहुंचा था, तो सोना इतना था जैसे उसने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। सोचिए कितना सोना लूट के ले गया होगा। नहीं समझ में गया? बहुत पैसा लूट के लेके चला गया यहाँ पर। तो बताइए, लेकिन ये भी एक था कि बसा नहीं यहाँ के, चला गया। क्या हो गया? चला गया। बस जाएगा सब तो दीर्घकालीन क्षति होगी, और लूट के ले जाएगा तो तत्कालीन क्षति होगी। दोनों में क्षति है, लेकिन खतरनाक क्षति दीर्घकालीन। तो हाँ, किसने? गजनवी ने कोई बहुत नॉर्मल लेवल तक किया, बहुत ज्यादा अस्थाई नहीं करेगा यहाँ पर। अभी हम समझा देंगे वो जो क्वेश्चन था ना अस्थाई वाला, वो अभी आगे चल के सब समझा देंगे। हाँ, अरे भैया थोड़ा बहुत सब किए थे लोग, लेकिन इस किसी का बात समझो। आप लोग कभी कभी एकदम सोच ले, कोई इंसान अपने सबसे बड़े काम के लिए प्रसिद्ध होता है,
हम गाड़ी भी चला लेते हैं तो क्या हम ड्राइवर कहलाएंगे? हम क्यों जाने जाते हैं? जो सबसे बड़ा काम किया, आगरा में पागल खाना है, लेकिन जाना क्यों जाता है? ताजमहल। जितने मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे सबने अपने चमचा बेलचा को बैठाया था, इस्लाम का प्रचार किया था, लेकिन अस्थाई तौर पे नहीं रहा था। अस्थाई तौर पे ये भी नहीं रहेगा, गौरी भी नहीं रहेगा। अभी चलते चलिए समझाते हैं आपको, आगे बढ़ जाए। बताइए गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025। क्या मोहम्मद बिन कासिम अस्थाई रूप से था? गजनबी अस्थाई रूप से था? गजनबी भी अस्थाई रूप से नहीं, गजनबी भी अस्थाई रूप से नहीं था। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब आएगा गौरी। देखा देखी यो कहेगा हम लूटते हैं कुछ, देखा देखी कहा कि हम लूटते हैं। यो अफगानिस्तान के गौर का रहने वाला था, तो गौर का रहने वाला था तो गौरी नाम रख दिया। गजनी का रहने वाला था तो गजनबी नाम रख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो यहां हो गया आपका कौन सा जगह? गौरी। गौरी भी आया भारत पे लूटने, बहुत पैसा लूटाई भी भारत में। इसका मुकाबला हो गया अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान। किसे हो गया? पृथ्वीराज चौहान से। 1191 में लड़ाई लड़ा, तराइन का पहली लड़ाई। 1191 तराइन का पहली, 1191 तराइन का पहली लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए। तो 1191 के तराइन की पहली लड़ाई में कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। कौन जीत गया? गौरी जीत गया। कौन जीत गया? गौरी। गौरी की मदद किया जयचंद, गौरी की मदद किया जयचंद, गौरी की मदद किया जयचंद। आप देखिएगा तो जयचंद मोहम्मद गौरी भी मारे, जो जीता जो है। और पृथ्वीराज चौहान को जो षड्यंत्र से रचा गया वो यहीं के भारत वालों ने ही रच दिया। सर जयचंद को देख लीजिए, जयचंद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जयचंद। तो जयचंद ने किसका साथ दे दिया? गौरी का। जयचंद ने किसका साथ दे दिया? जयचंद ने गौरी का साथ दे दिया। क्यों? क्योंकि जयचंद की बेटी थी संयोगिता। जयचंद की बेटी संयोगिता, संयोगिता से प्रेम था किसका? मोहम्मद गौरी नहीं जी, पृथ्वीराज चौहान। ये बात जयचंद को पसंद नहीं आया। 92 लिख दिए। अरे 1192 लिखना चाहिए तो 1992 लिख दिए। ओ माय गॉड, ये तो इधर ही हो जाएगा जी, इधर ही हो जाएगा। तो बताइए ध्यान से, समझिए ध्यान से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक करके समझते हैं लोग यहाँ पे। 1191 में, 1191 जय 91 में तो जयचंद ने साथ दिया किसका? देखिए ध्यान से, ये एरिया है पृथ्वीराज का। किसका? पृथ्वीराज। और ये एरिया है जयचंद का, जयचंद्र का। कैसे ऐसे लिखा रहा हो? जयचंद्र का, ठीक है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आता है, हरियाणा के तराइन की पहली लड़ाई लड़ता है। तो जब 1191 की पहली लड़ाई होती है तो ये दोनों मिल के लड़ते हैं। अब मोहम्मद गौरी को क्या करते हैं? हरा देते हैं। मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तो कौन से में? 1191। कौन हार जाता है? मोहम्मद गौरी, क्योंकि ये दोनों लोग मिल के लड़ाई लड़ते। लेकिन जयचंद को पता चल जाता है कि इसकी बेटी संयोगिता का प्रेम चल रहा है किसे? पृथ्वीराज। ये भड़क जाता है। कौन? जज। और स्वयंवर रख देता है कि मेरी बेटी जिस राजा को पसंद करेगी उसी से विवाह कर देंगे। अब पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं देता है। तो पृथ्वीराज चौहान स्वयंवरे में से लेके चल जाता है। एक तो बेइज्जती किसका? जयचंद का। उसमें से घनघोर बेइज्जती स्वयंवर से लेके चलता है। तो जो राजा 3-3 घंटा का मेकअप करके आया था परफ्यूम मार के कि संयोगिता उसे पसंद करेगी, उसको तो बहाना मिल गया। एगो तो उसको पसंद नहीं की, और उतना दूर से आया था, पूरे साम्राज्य में हल्ला हो गया होगा, राजा जा रहे हैं स्वयंवर में, राजा जा रहे हैं स्वयंवर में। अब पता चला कि जिसके लिए जा रहे थे भाग गई। अब ये सब राजा का और बेइज्जती सब सुना दिया सब जयचंद को। जयचंद पूरा भड़क गए, जयचंद पूरा भड़क गए। और जयचंद ने निमंत्रण दिया गौरी को कि आओ हम बताते हैं कैसे पृथ्वीराज चौहान हारेंगे। और तब आया 1192।
तराइन का द्वितीय, तराइन का द्वितीय। जयचंद किसका साथ दे दिया? गौरी का। और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, हरा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जयचंद था, जयचंद मोहम्मद गौरी से कहा कि देखो बहुत गद्दार था, ठीक किए मार दिए। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 के चंदवार के युद्ध, कौन सा? चंदवार के युद्ध में किसको मार दिया? चंदवार के युद्ध में किसे मार दिया? जयचंद। जयचंद को भी मार दिया। मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो अपनी बेटी और अपने दामाद का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? नहीं समझ में आ गया? इसमें तो ससुरा जो था गौरी, वो अपने हिसाब से तो चालाक निकला, इना बौक थे। अच्छा ये बताओ, इसको अपनी बेटी को कहीं ना कहीं बियाह करना ही था। ये तुम लोग की तरह बेरोजगार रहते पृथ्वीराज चौहान, तब समझ में आता। राजा थे, सम्मानित राजा थे, और जैसे तुम लोग बेरोजगार को तो लात खइबे करेगा तुम लोग। यहाँ राजा थे पृथ्वीराज चौहान, फिर भी विवाह नहीं किया। विवाह किया नहीं, अब मारे गए। यहाँ दोनों लोग बर्बाद हो गए, संयोगिता भी निपट बर्बाद, सबको मार दिया उसने, किसी को नहीं छोड़ा। समझ में गया? अब यहां से गौरी लौट गया। गौरी क्या हो गया? लौट गया। गौरी लौट गया, अपने एरिया लौट गया गौरी। अब गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का गुलाम था ऐबक, बहुत बहादुर सैनिक था और हर बात में गौरी के साथ रहता था। अंगरक्षक था, सैनिक था और बहादुरी से लड़ाई लड़ता था। तो गौरी की बेटियां फंस गई ऐबक से। आती थी बीच बीच में कि अब्बू मेरे लिए ये वाला कपड़ा खरीदवा दो, तो वो बोलता था ऐबक दिला दो। वो जाता था कपड़ा उपड़ा दिलाने। यहाँ पे लड़कियां ढेर कोई हेल्प करता है ना तो ओकरे से फंस जाती है। नहीं समझ में आ गया? ये फिल्म, हाँ ये फिल्म में दिखाया है, फिल्मों में दिखाता है ना, फिल्मों में दिखाता है कि लड़की जा रही है, गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल हो गई, गिर गई, एक्सीडेंट में कोई आएगा कूद उद के बचाव हो जाएगा, ओकरे से फंस जाएगी। तो धीरे धीरे दिमाग में लड़कों के बैठ गया कि इनको मदद कर दो तो ही फंस जाती है। तो ये सब कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गया। ट्रेन में वो सीट दे देगा तो सोचेगा कि फंस जाए। अरे ऐसा तो नहीं, इतना लो लेवल का थोड़ी होगा, थोड़ा हाई लेवल पर। नहीं समझ में आ गया? तो ऐबक उसको मतलब फंस गई। ऐबक किसे फंस गई? गौरी। अब गौरिया जो था ना भड़क गया किस पे? ऐबक। कहा कि ऐबक तोरा काट नहीं दिए तो तू कहियो यहाँ पे। तो ऐबक कहा कि हम आपके गुलाम हैं, आप हमें काट दीजिए, लेकिन याद कीजिए यही गलती जयचंद ने किया था और पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे और ये दोनों मारे गए। कहा कि तो क्या करे रे, तोरा गुलाम से अपन बेटी के बियाह करेंगे, कितना बेइज्जती होगा। तो उसकी लड़की आई, कही अब्बू मेरे पास एक आइडिया है। नहीं समझे? लड़की उड़की जब प्रेम के चक्कर में पड़ेगी समझा, तू कुछ नहीं देखेगी, 7 समुंदर पार एक के बार उसको, फिर उसको पूरी दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा। कही कि हमारा विवाह करा दीजिए ऐबक से और आप यहाँ रहिए, हम लोग को ये जीते हुए एरिया को दे दीजिए, हम लोग यहीं पे हंसी खुशी जी लेंगे। कहा कि अच्छा आइडिया दी, ना तो हम यहाँ मुंह काला हो जाएगा हमारा, भाग यहाँ से, भागा सुन। तो बेटी का बियाह करा दिया अपने गुलाम से और फेंक दिया, कहा आना मत इधर यहाँ पे। तो ओकर बेटिया के फंसला के चक्कर में भारत 300 साल गुलाम हो गया। कितने 100 साल? 300। बताइए वो फंस, क्योंकि वो कहा कि भाई यहाँ रहोगी तो लोग पूछेंगे बेटी कहाँ है, बेटी। उस समय टेलीफोन है तो कुछ था नहीं, भेज देंगे यहाँ पे। आंतरिक कुछ लोगों को पता रहेगा, बाकी को नहीं पता रहेगा। चल गया वहां पे। तो आ गया ऐबका कहाँ? भारत में। और भारत में आकर उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दिया और भारत हो गया 300 साल के लिए गुलाम। 300 साल के लिए गुलाम। आइडिया दी थी हम लोग साथ रह लेंगे। नहीं समझ में आ गया? हम लोग साथ 7 समुंदर पार में पीछे, लेकिन ढीठ थी, ना टेलीफोन, ना खत, ना वीडियो कॉल, ना 5G के जमाने में 3 गो देश हिल जाना। आज की लड़की से किसी से कहिएगा, यूपी बिहार की लड़की से कि तुम्हारा शादी तमिलनाडु में होगा, कि उतना दूर काहे करा रहे हैं? होता है कि नहीं होता है? जबकि भारत में है।
टेंशन में आ जाएगी, हाँ उतना दूर कैसे कर रहे हैं तमिलनाडु में। और ससुरी कितना ढीठ थी, 3-3 देश हेल के चल आई। नहीं समझ आ गया? यही कहा जाता है प्रेम में 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे। पगलाएगी तो अगर कुछ नहीं बुझाएगा। आप नहीं समझ में आ गया? खूब बढ़िया से। हाँ, उसका नाम क्या था? तो नामे के चक्कर में देर पड़ेगा। आगे बढ़े तो भारत में आ गए। और भारत कितने साल गुलाम रह गए? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भी आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी आक्रमण किया 712 में। लेकिन इससे हम लोगों को दीर्घकालीन क्षति से ज्यादा तत्कालीन क्षति पहुंची और जजिया कर लगाया, जो एक ठो इतिहास में कलंक था। दूसरा, गजनवी के आक्रमण से भी हम लोगों को तत्कालीन क्षति पहुंची। हालांकि सोमनाथ मंदिर 1025 में तोड़ दिया, वो एक थोड़ा सा दीर्घकालीन क्षति था, लेकिन कब्जा नहीं हुआ भारत। गौरी भी भारत में कई बार आक्रमण किया, जिसमें फाइनली वो जीता 1192 तराइन की द्वितीय युद्ध में। तराइन की प्रथम में तो जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, और गौरी भी चला गया था। गौरी भी चला गया। तो भारत ऐसा जगह था ना, जैसे गांव में देखिएगा ना, किसी ऐसा आदमी, बहुत अमीर आदमी होता है, जिसका दूर दराज में एगो बगीचा होता है। वो इतना अमीर होता है कि उसको देखने के लिए फुर्सत नहीं है। तो गांव का लड़का जाएगा, वो बगीचा में से कब आम मार के लाएगा, कब जामुन तोड़ के लाएगा। तो भारत का स्थिति ऐसा ही था। इतना ना पैसा था यहाँ पर, इतना ना पैसा था कि कोनो आता था सेंट्रल एशिया से, यहाँ से तो धन दौलत लेके चल जाता था। आया, धन दौलत लेके चल गया। गौरी भी चल गया था। सारा दोष किसका है? वो का बेटिया के चक्कर में। और तत्कालीन देखिए, एक साथ दो चीजें हो रही हैं। भारत में पृथ्वी जयचंद की बेटी और उधर गौरी की बेटी, जयचंद की बेटी, इधर जयचंद की बेटी, इधर गौरी की बेटी। दोनों का एक ही चीज है, दोनों राजा की बेटी, दोनों राजा की बेटी। लेकिन गौरिया समझदार निकला कि नहीं? जबकि ज्यादा तकलीफ गौरी के लिए था कि वो गुलाम से फसल थी। किससे फसल थी? गुलाम से। जयचंद में क्या दिक्कत था? बेवकूफ था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान सम्मानित राजा थे, काजे ने कौन सी इनको दामाद मिल जाता। नहीं समझ में आ गया? गौरिया अगर मान के चलिए मार देता है ऐबक को, तो हम लोग 300 साल गुलाम रहते हैं? नहीं। सोचिए भारत की स्थिति कि अपने समाज से निष्कासित बेटी दामाद भारत का के राजा बन गया। अपने क्षेत्र से निष्कासित बेटी दामाद भारत का के राजा बन गया। क्या हो रहा था भाई? ये हिंदुस्तान को भारत के लोग, चाहे जितने भी बिहारियों को गरिया लो, अखंड भारत को संभालने वाला एक बिहारी था। ये वही जगह है जहां निष्कासित बेटी दामाद शासन किए। ये वही जगह था जहां सिकंदर की सेना हथियार डाल दी थी कि अगर नंदों का शासन है, मगध का शासन है, हम नहीं लड़ेंगे। ये वही जमीन है जहां सिकंदर का सेनापति सेलुकस हारा था और अपनी बेटी देकर गया था। हम बिहारियों को चाहे जितना गरिया लो, इतिहास उठा के देखना, अखंड भारत संभालने की क्षमता किसी में थी तो केवल बिहारियों में। ये लोग आक्रमण करिए, यह बात हम मानते हैं कि यहाँ के शासकों ने, राजस्थान के राजाओं ने बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मगध जब था तो औकात नहीं थी इधर मध्य एशिया वाले किसी को आंख उठा के देख सके। यहाँ पर सिकंदर लौट के गया था तो मगध के डर से, नंदों की विशाल हाथियों की सेना से। सिकंदर का सेनापति अगर दुनिया में कहीं हारा था तो इस मगध की धरती पर हारा था। सिकंदर जहां से जाता था वो एरिया खौफ से कांपता था, और उसके सेनापति को अपनी बेटी से यहाँ ब्याह देना पड़ा, और अफगानिस्तान दहेज में देना पड़ा था बिहारियों को। नहीं समझ में आ गया? और अभी तालिबान के विदेश मंत्री आए थे, उनको मगध नहीं लाया। गलत किया कि नहीं किया? उनको दिखाना चाहिए कि आपका जो देश है ये हम बिहारियों को दहेज में मिला था। कम से कम लाना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिहार वाला अपना इतिहास से भूल गया, तो अफगानिस्तान वालों से तो हम लोग का तब तो संधियान हुआ नहीं हुआ? वो पूरा हम लोग के दहेज पे बसल है वो देश। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई, ये उस समय अफगानिस्तान का नाम था। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये सब तो अफगानिस्तान का एरिया है।
अब पूरा का पूरा किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बताइए हम ही लोग से नहीं मिला है, गलत हुआ ये, गलत हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए इतिहास पलटने की क्षमता रहती है महिलाओं में, और लोग कहते हैं महिला कमजोर होती। 300 साल गुलाम बन गया आदमी, 300 साल भारत गुलाम बन गया गौरिया की बेटी के चक्कर में। और लोग कहते हैं महिलाओं में शक्ति नहीं है, साक्षात शक्ति, शक्ति एकदम साक्षात। हाँ बस थोड़ा गलत डायरेक्शन में ताकत लग गया इसका। भारत को क्या हो गया? 300 साल क्या बना दिया? गुलाम। जबकि ये तीनों आक्रमण से भारत को क्षति, तत्कालीन क्षति हुई थी उस समय। सोचिए ओके बाद क्या कर दिया? मालिके की बेटी फंसा दिया। हाँ हिम्मत था, हकीकत बात है, इतना हिम्मत होना चाहिए, साधारण बात नहीं है। यहाँ कोई विधायक जाए, कोई घर के किसी को नहीं देखता है, विधायक उठा लेगा। नहीं देखता है, कोनो डरे। एबका को देखिए, इससे जुड़ा गजब ढीठ था, राजा के बेटी फंसा लिया, नहीं समझ में गया। और कहाँ चली आई? भारत में। भारत में आके शासन करने लगे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में आ गई। यह कौन सा वंश स्थापित हो? गुलाम वंश। इसको गुलाम वंश क्यों कहा गया? किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम। अब भारत आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई को गुप्त रखा गया, इस लड़ाई को गुप्त रखा गया, लेकिन हमारे रहते कुछ गुप्त रहने देंगे हम? समझा गया? इससे मिस्टेक हो गया था, इससे मिस्टेक। किससे? क्या तो समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो गया? सास के चक्कर में। हाँ हाँ फिर लड़ाई हुआ। इल्तुतमिश किसको मार दिया? याद दो। तराइन के कौन सी लड़ाई में? कहा गया सच आता है, तू बौक था, हमारे ससुरा को देखो धाए दे फंसा लिया। ऐबक किसकी बेटी को फंसाया? ये गुलाम था, इतिहास पढ़ाई था, फंसा दिया किसकी बेटी को? ऐबक। इसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, घोड़ा कचार दिया। किसको? ऐबक को घोड़ा कचार। इो सोचा मरल तो ऐसा सोचो तुमने। हमको लगता है गौरी बदुआ दिया होगा, गौरी बदुआ दिया होगा। जा हाँ अरे बहुत। तो अब अगला शासक कौन आएगा? इल्तुतमिश इसको बहुत मानता था। इसका रीजन है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे सब, लेकिन सत्ता के लिए कभी इल्तुतमिश का लड़ाई नहीं हुआ ऐबक से, क्योंकि ये तो खुदे मर गया। इसलिए इल्तुतमिश जब ऐबक मरा ना, तो उसकी बेटी जो थी, किसी की बेटी को अच्छा थोड़ी लगेगा। हम अब विरोध किया नहीं था विवाह का, तो बेटियों बहुत मानती थी इससे, कि अपने हस्बैंड से कही इल्तुतमिश से, सुन रहे हैं जी? क्या बोलो? अब्बू का सारा सपना पूरा करना है। कहा ठीक है। और देख रहे हैं कुतुब मीनार एक के तल्ला बनल है, का बहुत ढलैया कराना है। कहा कोई बात नहीं, ढलवा देंगे हम। तो बताइए कुतुब मीनार का पूरा ढलैया किसने कराया? इस जरा इतिहास है कि प्रेम कहानी पता नहीं चलता। इसको कालिदास को लिखना चाहिए था। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? जोन गुलाम आ रहा है हाथ साफ करके चल जा रहा है। राजा बन गया जितना गुलाम आया। समझा गया कि नहीं? गौरी का गुलाम ऐबक, गौरी का गुलाम ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश ने भारत पर। ऐबक चूंकि ज्यादा दिन शासक बना नहीं, 4 साल शासक रहा। 1208 में शासक बना, 6 में और 10 में क्या हो गया? घोड़ा कचार दिया। तो मैं 4 साल शासक रहा। कौन? ऐबक। ऐबक का दामाद, ऐबक के आधे काम को पूरा किया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश दिल्ली का क्या बना? शासक। राजधानी कहां लाया? दिल्ली। राजधानी कहां लाया? दिल्ली। दिल्ली। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या हुआ था। कुतुब मीनार ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में बना रहा था।
यहां पे है लाहौर, यहां पर कौन है? लाहौर। तो लाहौर था यहां पर, तो लाहौर में कौन शासन कर रहा था? ऐबक। और यहां पर गौरी, यहां पे शासन गौरी, और लाहौर में ऐबक। तो ऊपर लिख देते हैं ऐबक। ऐबक, ऐबका को डाउट हो गया कि हमारी बेटी फंस गई है। ऐबक को डाउट हो गया कि ऐबका की बेटी फंस गई। किससे? इल्तुतमिश। ऐबका तो पुरान खिलाड़ी, ऐबका तो पुरान खिलाड़ी। तो उसने क्या किया? इल्तुतमिश को लाहौर से भेज दिया बदायूं, दिल्ली के पास। इल्तुतमिश को कहां भेज दिया? इल्तुतमिश, हाँ नहीं, ऐबक था, ऐबक के साथ रहता था इल्तुतमिश। जब ऐबक को डाउट हो गया कि एक बेटी को फंसा लिया इल्तुतमिश, तो इसने इसका ट्रांसफर कर दिया लाहौर से कहां पे? बदायूं। कहा कि तुम यहीं रहेगा। अब बदायूं दिल्ली सब एक ही पास है, दिल्ली बदायूं मेरठ ये सब एक ही पास है। तो इस एरिया का सूबेदार बना दिया किसको? इल्तुतमिश को। ये हर हफ्ते रिपोर्ट देने पहुंच जाता था लाहौर। पूरा टैक्स कलेक्शन हुआ है, बहुत पैसा आ रहा है लाहौर में, आप कभी आइए लाहौर में। और उन्हें देखते रहता हूं। कौन? इल्तुतमिश। उसकी बेटी जो थी ना, वो कही कि हमको भी बदायूं देखना है। आपका काम सब समझते हैं। पहले इसका किस्मत ठीक था, ओका घोड़ा का चार दिया, वो मर गया। नहीं तो समेट देता। तो समेटने का क्या प्लान था कि बदायूं में इसको भेजा था, और इसको मालवा पे युद्ध करने के लिए भेजता और हथियार सप्लाई रोक देता, ये मारा जाता। जब तक उसकी बेटी जो थी वो कही कि ये तो गड़बड़ प्लान है। तो ये घोड़ा गया खेलने और कचार दिया, घोड़ा बिछला के गिरा, घोड़ा कचार दिया। समझ में गया? तभी भाग के चल आई केकरे पास? केकरे पास चला? इल्तुतमिश। अब तुम्हारे सेवा कौन है? क्या बोली? तुम्हारे सेवा कौन है? जबकि ऐबक का दोस्त था यालदोज, साथे साथे दोनों गुलाम थे सब। बेटिया यहां चल आई, यहां बच गया कौन? यालदोज। यालदोज सोचा कि ऐबक तो मरिए गया है, बियाह कर लेते, पहले ओकरे पसंद करती थी। समझ गया कि नहीं? ऐबक तो ये पता चला इसको ना, तो हमला कर दिया। कहा सोचा तो नहीं, सास से चक्कर चला करी तू, हो गया यहाँ से, मार दिया। अगला शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने राजधानी किसे बनाया? लाहौर गया ही नहीं, क्योंकि ऐबक लाहौर में पूरा फील्डिंग सजा के बैठा था कि अगर ये आएगा तो मार देना। समझ में गया? दिल्ली। तो बताइए, हाँ माहिर खिलाड़ी। ऐबक, ऐबक होशियार न था। समझ में गया? यालदोज गुलाम था, सूबेदार था। सूबेदार मतलब दो चार छोटे राज्यों का शासक, सूबेदार था, हरा दिया। ये देखो ये क्या कर रहा है। अब समझ में आया सर, आप मोटिवेशन में कहते हैं कि राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करो। अरे बाप रे बाप, ये मोटिवेशन याद रख ले, है कि नहीं? राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत। रितेश कुमार देख रहा है इसको। पूरा याद करके रख ले। आगे बढ़ते हैं। ए भैया, तुम गुलाम की तरह मेहनत करोगे, और राजा जयचंद निकल गया था। सब ऐबक का गौरी नहीं ना है जी, जयचंद निकला था। बड़ी मार खाओगे। अभी यहाँ दरभंगा में हुआ था ना, दरभंगा में एक लड़की थी, उसने शादी कर लिया था। तो उसके खुद के पिता कहें कि ते छोट जात में शादी कर लेगी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घुस के गोली मार दिया उसको। नहीं समझ? दोनों गोली मार दिया। एक को मारा था, यहाँ दरभंगा वाले में एक को मारा था। कई जगह होता है ऐसे, दोनों, कभी दोनों को मार दे, कभी एगो को मार देता है सब। मारने क्या मिलता है? गुस्सा जो चढ़ता है तो क्या कीजिएगा। जयचंद को क्या मिल गया? जयचंद को क्या मिल गया? मिला नहीं मिला? बहुत ही सब में बहुत पिटाता है सर, बहुत पिटाता है सर। हाँ
पता नहीं यहाँ पे। और जब हमको ये कहते हैं कि जब लड़का कामयाब है, सब कुछ ठीक है, तो ये जाति वाली व्यवस्था काहे लिए बीच में लेके चला है सब? ये अभी तक चल रहा है, आप गोली मार देता है सब। अब वो जो लड़की कर रही है वो मार देगी अपने बाप को, पता नहीं क्या होता है। हाँ, नहीं बदलता है जी, मतलब देखो, अब जो दोनों रेडी हैं, तो अब बताओ, अगर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह हो जाता तो भारत गुलाम बनता 300 साल तक। अब जो पिता इसे गोली मारा है उसका तो पूरा खानदान नाच देगा, पुलिस वाला छोड़ेगा थोड़ी ना, या वो लड़की है थोड़े छोड़ेगी। और भी लड़की जो घर का हर एक बात जान रही है, वो छोड़ेगी, सब बता देगी वहां पे। ये भी कितना गलत बात है। आप किसी की जान ले लीजिएगा जी, आप इतना आपका गुस्सा है, फिर वो भी मार देगी, तो फिर बाप आप किस काम के? हाँ, हाँ, जिसको मारे हैं उसका भाई भी छोड़ देगा, उसका भाई बाप छोड़ देगा, बहुत मार मारेगा सब यहाँ पर। इस सब चक्कर में मत पड़ना लोग, क्योंकि इसमें बहुत पिटाना होता है। देखते हैं क्या जी, इल्तुतमिश, क्या देखते हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहराम सा योग्य नहीं था, शासक कौन बता? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। कहाँ का सूबेदार था? राजधानी बनाया, दिल्ली बनाया। इसने इकता प्रणाली लाया, क्या लाया? इकता प्रणाली। कौन सी प्रणाली? इकता प्रणाली। इकता प्रणाली में वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। कौन सी प्रणाली लाया? इकता। अपना क्या पढ़वाया? खुतबा। नमाज से पहले खुतबा अपने बारे में पढ़ाता था यहाँ पे। और क्या लाया? खुद नमाज से पहले खुतबा होता है, और खुतबा में ना धार्मिक बातें बताई जाती हैं। तो उस समय के राजा जो थे अपने बारे में भी खुतबा में बतवाते थे कि यहाँ के राजा ये हैं, राजा के अच्छे सेहत के लिए आप लोग दुआ कीजिए, राजा ठीक रहे। हाँ, ये खुतबा होता है यहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, समझ में गए कि नहीं? दुआ मांगने से पहले खुतबा ईद के नमाज में होगा, फिर हाँ ईद में। बाकी रेगुलर नमाज में पहले खुतबा होता है, ईद बकरीद में बाद में होगा ना। ईद और बकरीद में नमाज जब रुकू खत्म हो जाएगा तो बाद में क्या होगा? खुतबा। और से रेगुलर वाले में पहले खुतबा होगा, खुतबा फिर सना पढ़ेंगे, फिर नियत बांधेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। ऐसे धार्मिक आदमी हमारा सुन लेता है ना धार्मिक बात, तो खखोरता है, रुको इसमें हम कुछ ना कुछ कमी निकालते, नहीं समझे? हमारा काम जीएस पढ़ाना, धार्मिक चीज का तो हम ज्ञाता नहीं है। हम कभी भी नहीं बोले कि हमारे पास आके धार्मिक ज्ञान सुनो, नहीं समझे? लेकिन धार्मिक लोगों को ऐसा होना चाहिए जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, जिनके लिए मदीना और अजमेर तक दुआ मांगी जाए, हर धर्म के लोग दुआ मांगे उनके लिए यहाँ पर, नहीं समझे? अब मीडिया दिखा रहा है ना कि जो दुआ मांगा है उसको धमकी दिया। थोड़ा जो दुआ मांग रहा है वो नहीं दिख रहा है। जो धमकी माने जो समाज में तनी सा जहर घोला है, मीडिया से थोड़ा उसको और किचाहीन कर कर। अरे क्या जरूरत है इसे 2 कौड़ी के लोगों को वैल्यू देने की? जो दुआ मांग रहा है वो समाज में सौहार्द पैदा करने के लिए किया, उसको दिखाओ। जो नफरत फैला रहा है उसको तुम मत दिखाओ। तो ससुरा सबसे बड़ा नफरती ये मीडिया वाले हैं सब, नहीं समझ में आ गया? तुमको हम लिख के देते हैं, किसी आने वाले 3-4 साल में ये सड़क पे ना पिटाए सब, तो तुम कहना पिटाए। जब यहाँ पटना में प्रोटेस्ट हो रहा था रेलवे में, तो एक मीडिया वाला आया हम लोग यहाँ, कहा कि सर एक बैग दे दीजिए ना प्लीज। तो हम कहे क्या होगा बैग? तो कह रहा माइकवा देखेगा विद्यार्थी तो बड़ी मार मारेगा। और नेशनल न्यूज चैनल था, नेशनल न्यूज चैनल था। तो उसको हम लोग बैग दिए लोग कि भैया विद्यार्थी इतना जाता था, कहीं सही मार और देगा तो इस बेचारा यहीं लसरा जाएगा। तो बैग में माइक छुपाया, केजीएस का बैग था, बच्चा उसको छोड़ दिया। बैग में केजीएस का था, उसको लगा कि हमारे गुरुजी तो हमेशा हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। तो विद्यार्थी, हम लोग को क्या दिक्कत है विद्यार्थी से? यहाँ नहीं समझ आ गया? ऐसे ही जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि सब बच्चे को भड़काया गया है। हम कहें कि सुनिए ना, आप बस बच्चों की भीड़ों में खड़ा हो जाइए ना, आपका हिम्मत नहीं करेगा जाने का, क्योंकि आपको ही पता है कि आप करप्ट है, जबकि आपके पास सुरक्षा है, पूरी पुलिस फोर्स है। हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग खड़े रहते हैं।
अब आप लोग के बीच भाई पढ़ा लिखा विद्यार्थी करा नहीं बुझा रहा है। हाँ देखो, आज आज एक वही सब किसी को पीटने जा रहा था। चलिए अब आगे देखते, एकता व्यवस्था समझ में आ रहा है। वेतन के बदले जमीन, एकता, ये सबसे खराब व्यवस्था थी, क्योंकि राजा की जमीन हर महीने कम होती जाती थी, तो वेतन के बदले जमीन देना, एकता व्यवस्था। वेतन के बदले जमीन, कौन सी व्यवस्था? एकता व्यवस्था। अरबी में सिक्के चालू किया था इसने, सिक्का का टाका था, इसने तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। किससे लड़ी थी? याल्दोस किससे लड़ी थी? हाँ, याल्दोज। याल्दोज इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कोई रिग्रेट पछतावा करता होगा तो कौन करता? नहीं समझ में आ गया? याल्दोज साक्षात लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी थी, ठुकरा दिया कौन? इल्तुतमिश को देखिए, बदायूं भी आके नहीं बदला। हाँ अरे याल्दोज नाम है, यादव नहीं, याल्दोज उसको यादव कह रहा है, यादव नहीं याल्दोज है। आगे बढ़े, एकता व्यवस्था किसने चालू किया? इल्तुतमिश। सिक्के चालू किया, राजधानी दिल्ली लाया, इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि धारण किया, इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि, मकबरा निर्माण, मीनार निर्माण, गुंबद निर्माण, इस सब का काम किसने किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक आदमी को शरण दिया था, जियाउद्दीन मांगबरनी को। किसे शरण दिया था? शरण दे दिया था जियाउद्दीन मांगबरनी। बाद में पता चला कि उसका पीछा चंगेज खान कर रहा है, तो लाठी से मार के भगाया था, भाग यहां से। समझ में आ गया? भाग यहां से, तो भगा दिया किसको? जियाउद्दीन मांगबरनी को, क्योंकि जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन कर रहा था? चंगेज खान। जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन कर रहा था? चंगेज खान। सबसे जालिम इतिहास में चंगेज खान के सैनिक जब युद्ध करते थे तो बकरा जो होता है ना, मतलब वो सब खाते थे, सब बीफ भी, गाय भी, भैंस भी, बकरा भी। तो बकरे का जो पैर होता है, तो बकरे का पैर बड़ा सा पैर होगा ना, पूरा मांस सहित इतना बड़ा पैर फ्राई कर देते थे, पूरा कमर से पैर काट लेते थे। अब फ्राई करके 2 पैर उसमें मसाला वसाला लगा के फ्राई करके घोड़ा में आगे बांध देते थे। यहाँ पे युद्ध लड़ते रहते थे सब। दुश्मन का सैनिक थक जाता था खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए वहीं में से घोड़ा निकाला, बकरा का पैर एकदम फ्राई करके, एकदम तंदूर करके खा रहा है, उसी में युद्ध भी कर रहा है, खा रहा है, युद्ध कर। दुश्मन को ना इस ससुरा बिना रुके युद्ध करता था सब। हाँ, एक तरह खतरनाक खतरनाक आइडिया था। दुश्मन की सेना खाना खाने के लिए थक गई है, वेट का। अच्छा, नॉनवेज में ना उत्तेजित होता है और थोड़ा ज्यादा एनर्जी दे देता हो। अब ये कोई दाल चावल खाए और कोई इतना बड़ा 2 किलो वो नॉनवेज फ्राई करके खा गया, नहीं समझ आएगा? पूरा भून के रख ले, मसाला वसाला लगा के, कुछ नहीं, अगवा झोला 2 टंगले रहता था। युद्ध कर, बड़का निकाला, बोटी नहीं निकाला कि बार बार निकालना पड़ेगा, बड़का बिना हड्डी गुड्डी कट ले एक हाथ में तलवार ले ले, खा रहा है। उसका पूरा सैनिक ऐसे खाते रह, भोंकते चल रहा है। लंच नहीं होता है तुम्हारे यहाँ? ना, हमारे यहाँ लंच का कोई व्यवस्था नहीं। मारो यहाँ पे कोई पानी खाना लेके उसका सैनिक युद्ध करता था सब, उसी पे पानी पी रहा है, फिर झोला में रख दिया, मैं पानी बोतल निकाला, पिया, रुक पानी पी लेते मारा। दुश्मन का सैनिक बेचारा थक के हालत खराब है। भैया युद्ध में बहुत एनर्जी लॉस होता है। सुबह का नाश्ता करिएगा, दोपहर तक भयानक भूख लग जाएगा, उन सौ का तक कुछ नहीं, भोरे भोरे खा के निकलेगा सो। एक के बार 15 घंटा तक लड़ाई करता था। सुबह 6 बजे से युद्ध करेगा, रात 12 बजे तक समेट देगा। हाँ, सब खा पी के मार के। इसीलिए ना चंगेज खान से कोई नहीं लड़ता था। कौन लड़ेगा? बहुत खतरनाक था। जियाउद्दीन मांगबरनी को दौड़ा दिया था कौन? चंगेज खान। जियाउद्दीन मांगबरनी शरण मांग दिया था किससे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शरण भी दे दिया। बाद में पूछा कौन दौड़ा रहा है, कहा कि चंगेज खान। चंगेज भाग, मार इसको, मार, दिल्ली से भगाओ इसको, तो उसको दिल्ली से भगा दिया। समझ गया? चंगेज खान इल्तुतमिश से एक बड़ी गलती ये हुई थी, उसने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे नाम रखा चालीसा दल, जिसे तुर्काए चिहलगाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्काए चिहल। अब ये 40 सरदार थे सब,
ये 40 अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे सब, समझे। और जब इल्तुतमिश बैठता था तो ये 40 साथ में बैठते थे, पूछते थे क्या करना चाहिए, तो अपना अपना राय देते थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे ये 40 अपने आप को ज्यादा ही हीरो समझने लगा। और इल्तुतमिश की बेटी जब शासिका बनी रजिया, रजिया सुल्तान, यही 40 दल मिल के उसको हरवाने में, हत्या कराने में पूरा योगदान था इन 40 सरदारों का। और सत्ता का ये पैरेलल चलाते थे सब। और आज भी देखिएगा, जो भी सरकार गिरी है या जो भी सरकार बदनाम हुई है, वो अपने 10 सबसे खास चमचों की वजह से बर्बाद हुई। किसी की भी कहीं पे भी देख लेंगे, कोई भी सरकार, वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, लेकिन हर सरकार में जो भी मुख्यमंत्री है, 28 राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उसके 5 करीबी मंत्री होंगे और 5 करीबी अधिकारी होंगे। 5 करीबी मंत्री और 5 करीबी अधिकारी, उन्हीं से पूछ के वो सब करता है। चाहे वो आपके नीतीश कुमार हो, या पहले आप लालू यादव को देख लीजिए, या अभी किसी भी बगल में उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, हर जगह यही होता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि वो उनको कैसा सलाह दे रहा है। और अमूमन क्या होता है कि वो सब अपने को अच्छा बनने के चक्कर में, है कोई दिक्कत है, लड़का प्रोटेस्ट कर रहा है, मारिए लाठी इन सबको, विपक्ष भड़काया है, सही पता कर लिए विपक्ष भड़का, हाँ महाराज विपक्ष भड़काया है, आप इतना काम किए हैं, इतना रोजगार दिए हैं, आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेगा, मारिए इन सबको लाठी, मारो लाठी मारो। अब पटना एसएसपी को ऑर्डर आ गया मारो लाठी, तो मार के ही तो भुजा बना देगा, कबाड़ देता है मार के। वही 5 को जो इर्द गिर्द रहते हैं ना, वो ऑरा क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो टीवी देखेंगे नहीं, मोबाइल तो चलाएंगे नहीं, इतना फुर्सत तो रहता नहीं है टीवी मोबाइल देखने का यहाँ पे। और मोबाइल में भी क्या दिखेगा, कोई चैनल कुछ दिखाएगा, कोई चैनल कुछ दिखाएगा। तो इस, हाँ अभी लहरेगा, जो मारा है ना आप लोग को, वो वोट में लहरेगा, नहीं समझे। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप युवा लोग कुछ कर पाइएगा, क्योंकि जब भी कभी किसी जगह की लोकतांत्रिक देश में यदि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वह लोकतंत्र धीरे से भीड़ तंत्र में बदल जाता है। आज भी किसी भी राज्य में, आज स्पेशली हम बिहार की बात कर रहे हैं, 80% लोग अभी भी जाति के नाम पर, दारू मुर्गा शराब के नाम पे वोट डाल देंगे। ये जो बदलाव कह रहे हैं लोग, या जो ये कह रहे हैं कि हमें फैक्ट्री लगाना है, हमें कारखाना लगाना है, ये करना है, वो यही वाले हैं लोग, बस यही वाले हैं लोग। यहाँ पे आप कुछ भी करते रहिए, यहाँ पर उतना नहीं होता है। यहाँ लोकतंत्र में एक बड़ा खराबी के डायरेक्शन में इंडिया कहाँ जा रहा है कि जिसको लोग जानते हैं उसको पॉलिटिक्स में ढकेल दे रहे हैं। इससे जरूरी होना चाहिए कि आप उसे किस लिए जान रहे हैं। जानने के लिए तो ओसामा बिन लादेन को भी लोग जानते हैं, जानने के लिए तो न्यूज चैनल में बैठी हर एक न्यूज एंकरों को लोग जान रहे हैं, जानने के लिए तो फिल्म स्टारों को लोग भी जान रहे हैं। नहीं तो जान रहे हैं इस वजह से नहीं, वो किस लिए जान रहे हैं ये मायने रखता है, नहीं समझे। केवल लोग जान रहे हैं, हो गया यहाँ पे। आज देखिए फिल्म स्टार सबका, बहुत फिल्म स्टार सेलिब्रिटी, ये लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं केवल इसलिए कि लोग इन्हें जान रहे हैं। हकीकत में धरातल पे कितना चेंजिंग ला सकते हैं, नहीं समझ में आ गया। धरातल पे देखिएगा तो जलेबी का साइज, समोसा, अब भोजपुरी के जितने हीरो थे वो पॉलिटिक्स में चले गए, भोजपुरी पे कब्जा हो गया ऑर्केस्ट्रा वालों का। सोच रहा हमनी के भोजपुरी बोले वाला बदनाम हो गया बन गया। अब भोजपुरी जितना जन बोला लोग लाज लागेला, जितना ही ऑर्केस्ट्रा वाला भोजपुरी में चढ़ चढ़ नाचले बड़ा सन पूरा भोजपुरी को। हाँ नया वाला ऑर्केस्ट्रा, जैसे क्रिकेट खेलना है तो पहले क्या है आईपीएल, क्रिकेट खेलना है इंडिया में तो पहले क्या है आईपीएल, और बिहार में अगर आपको हीरो बनना है तो पहले ऑर्केस्ट्रा। तो फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ऑर्केस्ट्रा क्या है आईपीएल है, ऑर्केस्ट्रा में नाचो, नहीं समझेगा। 10 रुपया 20 रुपया नोट उड़ाएगा, आदत रहेगा, और फिर क्या बन जाएंगे हीरो, आदतवा वो टाइम नहीं छूटेगा फिर कोनो नचाएगा, ले लेंगे यहाँ पे। तनी
अंबानी ने करोड़ों रुपए दिए थे हीरो हीरोइन को, क्या किसी ने उड़ाते हुए देखा? नहीं लेगा वहां पर, चेक से पैसा दीजिए। ही कौन चीज समझ रहे हैं कि स्टेज पैसे नचा के उड़ा देंगे और बटोरेगा? ये तो ले जाता है सब को स्टाफ बटोरे खाती, वहां नहीं ले जाएगा। भले शाहरुख खान गए थे, सलमान खान गए थे, रेहाना अमेरिका से आई थी, तो क्या लग रहा है आपको? बॉलीवुड का तो सब गया था। उसका एक और रीजन था कि सब मुंबई में रहता है और अंबानी भी मुंबई में रहते हैं, तो भैया वो एक रिलेशन भी है। नहीं समझ में आ गया? रिलेशन भी है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि डर ये रहा है आप, हो गया आप। तो ये जो है ना, अभी आप लोग किसमें आते हैं? 20% वाला में, और वो 80% है चुपचाप बैठले वाला। एक के दिन वो निकलेगा, पैसा लेगा, वोट डाल देगा। सर ये सारा हीरो हीरोइन सब नेता बन गया। अरे तो क्या दिक्कत है, संसद में अब नाचेगा सही से। सब संसद में बैठ के क्या करेगा? नाचो। 40 सरदारों का दल क्या कहलाया? 40 दल। 40 दल। रजिया को हराने वाला कौन थे? सब 40 दल। रजिया को हराने में सबसे बड़ा योगदान बताइए, एकता व्यवस्था और 40 दल, ऐबक या इल्तुतमिश? ऐबक या इल्तुतमिश? इल्तुतमिश ने चालू किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसने चालू किया था? इल्तुतमिश। जियाउद्दीन मांगबदनी को शरण दिया था? कोई शरण नहीं दिया था। अगला शासिका कौन बनी? रजिया, क्योंकि इल्तुतमिश का जो बेटा था बौक था। क्या था? बौक। शासन वसन करने उसको नहीं आता था, तो शासन नहीं कर पाए, तो शासिका कौन बनी? रजिया। और रजिया जैसे शासिका बनी ना, 40 सरदारों मिलकर कहें सबकी महिला शासिका बनेगी, महिला शासिका बनेगी, हम सर झुकाएंगे। अब महिलाओं में डिप्लोमेसी उतना सही से नहीं है। 40 तुर्क सरदारों में हम सर झुकाएंगे? ये लड़ गई 40 सरदार, उसका कि तुम लोग की जरूरत नहीं, हटो, हम अगले शासन करेंगे। इसको समझदारी से करना चाहिए कि उसी में देखना चाहिए जो सबसे बौक है उसको हेड बना देना चाहिए। 40 तुर्क सरदार अपने में लड़े सब, नहीं समझ में आया? इसको नीतीश कुमार वाला बुद्धि नहीं था। ये सब बुद्धि हम लोग के नीतीश कुमार के पास बहुत है। नहीं समझ में आ गया? एक कहावत कहा जाता है कि नीतीश कुमार को इतना बुद्धि है कि अगर उसके उनके दिमाग में अगर कांटी ठोक दीजिएगा ये सोच के कि उनको कोई बीमारी हो जाए, तो कांटी बाहर निकलेगा पेचकस बन के। वो इतना ना उसको सिखा देंगे कांटी को कि पहले कुछ था जी, कांटी पहले होता था, पहले कुछ था, बताइए तो अब कितना अच्छा कांटी पेचकस बन गया है। हाँ। वो एज हो गया है तो बीमारी वगैरह का कभी मजाक नहीं करना चाहिए। तो एज हो गया है ना अलग में। पॉलिटिक्स में एक प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। आज भले आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, कल को नीतीश कुमार अगर पद छोड़ के किसानी करने लगे तो यही लोग हैं जो मजाक बनाएंगे कि दिन गिर गया। यार एक आप किसी को पॉलिटिक्स से निकलने नहीं देते हो, और वहीं पड़ा रहता है तो कहते हो कि खालियो नहीं कर रहा। तो हम सब लोग जो है ना अजीब टाइप के उसमें ना जाल में फंसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। समझिए, आपने पॉलिटिशियन को तो जाल में बंद कर दिया। कोई विधायक अगर हार गया है या विधायक चुनाव ना लड़के दुकान कर ले, बिजनेस कर ले, तो आप मजाक नहीं बढ़ा देंगे? पक्का मजाक देंगे। तो पॉलिटिक्सों के लिए कि आपने एग्जिट रास्ता नहीं छोड़ा, और अधिकारियों को इतने बड़े बड़े बंगले दिए हैं अंग्रेजों की तरह, वो अपने आप को राजा समझ रहा है। डीएम का बंगला जिला में सबसे बड़ा होता है। क्या है भैया, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है क्या? रॉकेट पीएसएलवी लॉन्च होना है क्या वहां से? उतना में रेलवे स्टेशन बन जाएगा जितना में उसका बंगला होता है। क्या है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शासिका कौन बनी? रजिया। कौन बनी? रजिया सुल्तान बनी।
रजिया सुल्तान जो शासिका बनी, पहली मुस्लिम शासिका, पर्दा प्रथा को त्याग दी रजिया सुल्तान। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने वाली महिला रजिया सुल्तान। किसी को इसके समय लाल न्याय चाहिए तो लाल वस्त्र पहन लीजिए, तो लाल वस्त्र मतलब लोग पूछेगा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो बताइए ध्यान से बताइए। पर्दा प्रथा समाप्त करने वाली, न्याय के लिए लाल वस्त्र, खुले मुंह शासन करने वाली रजिया, पर्दा प्रथा नहीं मानती थी, शासन करते, पुरुष वस्त्र पहन के शासन करने वाली रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान याकूत नाम के आदमी से दिल्ली में फसल थी, वो घोड़सवार था, रजिया को घोड़सवारी सिखाता था। रजिया को क्या सिखाता था? घोड़सवार। अब बताओ, घोड़सवारी आप कमरे में तो सिखा नहीं सकते, खुले मैदान में सिखाना पड़ेगा। और रजियो बहुक तोरा घोड़सवारी सीखना है तो किसी महिला से सीख ले, किसी ट्रांसजेंडर से सीख लो। उस समय ट्रांसजेंडर भी तो, अभी पुरुष से घोड़सवारी सीखती थी। और जो राजा का घोड़ा होता है सब, वो देसिया घोड़ा होता नहीं है सब, वो बहुत हाइट पे होता है, आप उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये मलिक याकूत मानता था, इस पे पैर रख के चढ़ जाओ, पैर रख के हाँ चढ़ चढ़ जाओ। अब वो देखता था कि ससुरा ये याकूतवा तो बहुत मान रहा है। वो सोचिए कोई क्या कहेगा। अब वो रानी के उसमें, अब वो बहुत लंबा घोड़ा होता है सब राजा का, है जो हम लोग को जो बारात और में आते हैं कुपोषण वाला है सब, रिजेक्टेड है सब। ये सब क्या है सर? रिजेक्टेड है सर। मर्सिडीज से महंगा मिलता है सर घोड़ा, 2-2 करोड़ का। समझ में आ गया कि नहीं है? BMW कौन सी 60-70 लाख में चलाएगी, ऑडी 40-50 लाख में, और घोड़ा 2 करोड़। स्टालियन अगर जाके लेगिएगा तो 2 करोड़ का घोड़ा। ये जितना बड़ा हम है ना, इतना बड़ा तो उसका कमर रहेगा यहाँ पे, बहुत लंबे होते हैं सब वहां पे, और उन्हीं सबको रखा जाता है। रजिया को घोड़ा आता नहीं था तो याकूत से कहीं सिखाओ। अब याकूत बड़ी मानता था उसको, नहीं समझ आ गया। और वो बहुक वो बुझा तो नहीं रहा है ना कि लोग गलत सोचे तो मैं क्या करूं, मत करो तुम सोच नहीं तो फिर गरियाएंगे तो तुम भी कहना कि लोग गरिया रहे हैं तो मैं क्यों गरियाएगा तो सुना जाएगा। नहीं समझे? बस बदनाम हो गया कौन? या तब तक इसी दौरान रजिया का युद्ध हुआ पंजाब के राजा तबर हिंद से। पंजाब के राजा तबर हिंद के राजा से युद्ध हुआ। युद्ध का उसका नाम क्या था? अल्तुनिया। अल्तुनिया से गई क्या करने? युद्ध लड़ने। अल्तुनिया से क्या करने गई? युद्ध। अल्तुनिया हरा दिया। नया नया घोड़सवारी सीख के आई हैं, और रजिया डरा रही थी कि कोई घोड़ा से हम गिर जाएंगे तो हम कचरा जाएंगे ऐबक की तरफ, परदादा की तरफ, परदादा की तरह कचरा जाएंगे। तो डर डर के अल्तुनिया हरा दिया। किसको? रजिया को। रजिया को हराने वाला अल्तुनिया जब हार गई ना, तो करी कि हम तुमसे ब्याह करना चाहते, तो ये कह रहा है कि हमरा का हो तो तब ब्याह किसे कर ली? अल्तुनिया। अल्तुनिया से ब्याह कर ली। तो 40 सरदार जो थे सब ना, वो एक मुआ दिया सब, कहा कि जो ससुरत नहीं तोर वाली ब्याह कर ली तो मजनू बनेगा, हम तोरा मुआ देते हैं। और रजिया विवाह कर ली किससे? अल्तुनिया। जब विवाह करके लौट रही थी पंजाब में, तो हरियाणा के कैथल में इन्होंने तंबू डाला आराम करने के लिए। तो 40 सरदारों ने डाकुओं को सूचना भेजा कि हमारे व्यापारी वहां आराम कर रहे हैं, सोना उनके पास बहुत ज्यादा है, सोना चांदी हीरे हैं, हमला मत करना। तो डाकुओं को जब इतना सूचना दे दिए तो हमला कर देगा। डाकुओं को लगा कि व्यापारी हैं, डाकू उठे से तलवार लेके सबको काट दिए सर। उसी में रजिया मारा गई। दोनों मर, रजिया मारा गया, अल्तुनिया में। एक लक्षण ठीक नहीं था जी रजिया की, अयो मराया, अयो मरा, सब मारा गया, सब मारा गया। नहीं समझ? हमारे यहाँ एगो होल्डर है बाथरूम से, कोनो बल्ब लगाते हैं फ्यूज हो जाता है। नहीं समझ आ गया? उसमें हम अगर उसमें ओवन लगाएंगे ना तो शॉर्ट सर्किट मार देगा। वो बोर्डवे में भूत प्रेत लगता है कुछ, उसमें वायरिंग में शॉर्ट सर्किट है कुछ यहाँ पर, उसको चेंजे कराना पड़ेगा वहां पे। कुछ करेंगे, अच्छा उसमें स्विच ऑन करेंगे ना तो बंद हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो चल जाएगा। उसका पीछे से जो वायरिंग है ना गड़बड़ है। ई रजिया का ना लक्षण ठीक नहीं था। सोच जहां गई तो तबाह करके धो दिया हमें। बताइए, हाई बेचारा घोड़ा चला रहा था इतना अच्छा से, मरा गया बेचारा ही। और युद्ध करने गई, हारी, क्या कर। लेकिन रजिया सुल्तान शासिका ठीक थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। क्या थी? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में गया कि नहीं? आप महिला लोग में भी देखिएगा, आप पढ़ने जब आई है ना तो गांव में कुछ बुजुर्ग लोग 5-7 ऐसे लोग होंगे जो आप पे सबसे ज्यादा उंगलियां उठाएंगे। पढ़ती है, खाली घूमती है पटना जाकर ऐसे वैसे। तो गांव जब जाओ तो सबसे पहले उन्हीं को इज्जत दे दो, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं आप, आपके दुआ के बिना कैसे होगा, आशीर्वाद दी बाबा। दोनों चरण एकदम, दोनों चरण एकदम, हाँ खुश हो जाएगा। जो कल विरोध कर रहा था विरोध करना छोड़ देगा, कहेगा कि देखो तो पढ़े गई थी तो संस्कार नहीं भूली है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, ओकरे से लड़ जाएंगे। हाँ, बुढ़वा कहीं का भाई, बदले वो 40 सरदारों का काम कर देगा, भड़का देगा दुनिया भर का। इसलिए नहीं, डिप्लोमेसी नीतीश कुमार से सीखिए। नहीं समझ आ गया। फेस्टिवल में घर जाते हैं लोग, ठीक है, उसी में डिप्लोमेसी जरूरी होती है। इल्तुतमिश ने लाल वस्त्र का प्रचलन लाया था, लेकिन उसका पहला प्रयोग किसने की थी, रजिया। रजिया ने कहा कि मैं योग्य हूं, मेरा भाई बकलोल है, हमको हमें शासिका बनाया जाए। तो पहली रजिया सुल्तान, शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। श्वेता कुमारी, सर गर्ल्स हॉस्टल में लड़की सब गुस्सा दिला देती है कुछ से कुछ बोलकर, फालतू बोल के गुस्सा दिला देती है, ऐसे होता है, गुस्सा दिला देती है। लड़की से मैं सबसे खराब कौन चीज लगता है, सुबैया लड़के सामने फिर बोलने लगती है सब। आत्मसम्मान कहां चला जाता है आप लोग का। लड़का सबसे झगड़ा हो जाए ना, कब्बो ना बोले वो। लॉज में बाबू झगड़ा हो जाए तो आप बोलेंगे, लॉज चेंज हो जाए, नौकरी हो जाए, मिठाई खिलाएगा तो लॉज में से निकल जाएगा, तो सोच तो ना तोरा मिठाई ना खाएंगे हम। और तुम लोग में सवेरे झगड़ा सामने मिल जाएंगे, कहा कहाँ आत्मसम्मान नहीं करना, लड़ाई करो तो कम से कम इस जन्म में मत बोलो। ये चीज किसी से लड़ाई मत करो, एक लेवल तक देखो, बात बढ़ेगी तो इग्नोर करके हट जाओ, लेकिन अगर बढ़िया से लड़ लिए छोड़ दो हमेशा के लिए। ये चीज नहीं, दोबारा नहीं, ये क्या हो गया, थूक के चाटने वाला सिस्टम हो जाएगा। क्या जरूरत है आपको झगड़ा करने की, जब दिख रहा है कि बात बढ़ जाएगी तो एक सम्मानित जगह देख के हट जाइए, ताकि फ्यूचर में कभी एक दूसरे के सामने आए तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बात एकदम एक्सकेलेट करके एकदम बढ़ाने के बाद फिर आके उससे बात करने, ये गलत बात है, गलत है कि नहीं है। कुछ काम याद आ जाता है इसीलिए बोलना पड़ता है सर। तो फिर ये लड़ाइया करने के टाइम नहीं था। लड़कों सब में जब बात बढ़ने लगता है ना, तो दोनों समझदार है सर, दोनों कुछ ना कुछ बहाना, अच्छा चलो छोड़ो हो गई, कौन दूसरी बात निकाल देगा, हो जाएगा। नहीं जी, होशियार होता है सब, माइंड ज्यादा नहीं लगता है। देखो आप कितने ठोकर खाए हो, कितने मुसीबत में फंसे हो, इसी से दिमाग खुलेगा। ये लोग तो गेहूं पिसवाने नहीं गई है। समाज का असली रूप क्या देखेगी, जो गेहूं पिसवाने के लिए बोरा लेके लाइन में लगना पड़ता है, गेहूं किसी और का सोचा पीस के दे देता है किसी और का, आदमी कहता है कि हमारा आटा नहीं है, तो हम लोग वहां से दुनिया को देख के आए हैं। ये लोग को डायरेक्ट पिसाल आटा किचन में मिला है, डिफरेंस हो जाता है। दुनिया का असली रूप हम लोग देखे हैं, लोग नहीं जान जाएगा। नहीं देखे जी, आप लोग का कई बार गेहूं बदला है कि नहीं। आज ने कौन ची उसको मिल जाता था, बदल देता था। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल रखो गधा कहीं का, यालदोज नहीं, यालदोज थोड़े ही, याकूत है ही। निधि कुमारी करिए, कुछ भी कर दो, आप तो लड़कों का ही पक्ष लेते हैं। तो क्या हम तुम लोग का पक्ष लें, कैसे, नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहराम शाह बकलोल था, मसूद भी क्या था, बकलोल था। नसरुद्दीन शाह भी क्या था, बहुत बकलोल था। ई तो ससुरा इतना खतरनाक था, कौन क्या नाम था इसका, नसीरुद्दीन शाह। क्या नाम था, नसरुद्दीन था, बहुत खतरनाक था नसरुद्दीन था, लेकिन बहुत कम खर्च करता था। मित मतलब होता है कम, व्यय मतलब कम, बहुत कम पैसा खर्च करता था। जीवन निर्वाह के लिए क्या बोलता था, टीपी टोपी बोलता था, क्या बोलता था, टोपी सिलता था।
और 40 तुर्क सरदारों में किसे शामिल किया? बलबन। अब बलबन को उनको उपाधि दिया उलुग खान का। बलबन खान को कौन सा उपाधि दिया बताइए? दिल्ली सल्तनत में सबसे कम खर्च करने वाला नसीरुद्दीन शाह। टोपी सिलकर जीवन जीने वाला। 40 तुर्क सरदारों में किसे शामिल किया? बलबन को। बलबन को उपाधि दिया उलुग। और अगली साल शासक बन गया बलबन। अगली साल शासक बन गया बलबन। आते सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त किया। बलबन आते सबसे पहले किसे समाप्त किया? सबसे पहले अंत कर दिया किसका? चालीसा दल। बलबन ईरानी था, इसलिए ईरानी परंपरा को लागू कर दिया। सजदा मतलब दूर से ही राजा को झुक के सजदा करना था। पैबोस राजा के पैर को चूमना था। इस्लाम धर्म में पैर छू के प्रणाम नहीं किया जाता है, बल्कि पैर को चूमा जाता है। ऐसे समझा क्या? माता पिता के पैर को ऐसे, जैसे हिंदू धर्म में पैर छू के प्रणाम किया जाता है ना, इस्लाम धर्म में है कि आपको बहु ईश्वर नहीं है। इस्लाम धर्म में ईश्वर एक ही है, तो बहु ईश्वर नहीं है। इसलिए माता पिता अच्छे हो सकते हैं, फरिश्ता का रूप हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकते हैं उनका कहना। इसलिए पैरों को चूमते हैं, समझ में गया? इसीलिए उनका कहना है कि हम धरती को इज्जत करते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं मानेंगे, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी धरती पे हम पैर रख देते हैं, इसी धरती पे मतलब चलते हैं, चप्पल रखते हैं। उनका अलग कंसेप्ट है, तो उनका अपना धर्म, इनका अपना अलग। लेकिन सजदा एवं पैबोस प्रणाली को ला दिया बलबन। और सबसे पहले किसे खत्म किया? चालीसा दल। किसे खत्म किया? चाले। ठीक किया कि नहीं? चालीसा दल में आया और चालीसे दल को समाप्त किया। बहुत अच्छा किया। रजिया ने यह काम कर देती तो रजिया बदनाम होती, लेकिन क्या हो गया? अल्लाह बचाए, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया तो गुंडों में फंसी गई थी। उसने चालीसा दल को क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना। चालीसा दल को समाप्त कर देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? बाकी महिला सब पता नहीं काहे लड़ जाती है। सबसे खतरनाक तो ननद भौजाई सास, त्रिकोणीय मुकाबला। नहीं समझ आ गया? अब बीच में पिसा जाता है लड़का सब, जिसका 2-3 साल बियाह हो जाता है ना, वो बेचारा उस सबसे अभी हम पूछते रहते दूसरे से कि लड़ाई झगड़ा चालू कब से होता है। सब कहता है तो अभी 1-2 साल तक लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन ऐसे जो आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, जॉब कर लीजिए, नौकरी उकरी में फुर्सते नहीं मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने का। जब 8 घंटा ड्यूटी करके आइएगा ना, ऑफिस में इतना दिमाग नोचा जाएगा कि आपको किसी दिन को ना विधायक से झगड़ा होगा, किसी दिन सीनियर से होगा, कभी किसी दिन होगा, वहीं इतना टेंशन मिलेगा। तो चालीसा दल को समाप्त करने वाला, ईरानी परंपरा को लाने वाला, उपाधि क्या था? उलुग खान। नौरोज त्योहार लाने वाला बलबन। रक्त और लौ की नीति लाने वाला बल। रक्त और लौ की नीति मैंने बड़ी कठोर नीति, ज्यादा बोलिएगा काटिए देंगे यहाँ पे सीधे, कोई नो मर्सी, नो मर्सी। समझ में आ गया कि नहीं? राजत्व खुद, खुदा का प्रतिनिधि कहा था, खुद को कहा था कि हम भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। कहा कि राजा जो होता है ना, भगवान का भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है। नहीं समझे? कहा कि इसलिए राजा का बात मानना जरूरी है। राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया इसने। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद बनवाया था इसने, सैन्य विभाग बनवाया। इनके दरबार में कौन रहते थे? अमीर खुसरो। कौन रहते थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आप जब दिल्ली जाइएगा तो हुमायूं का मकबरा जरूर देख लीजिएगा, ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत दिखेगा हुमायूं का मकबरा। और ताजमहल कॉपी किया गया है हुमायूं के मकबरा को देखकर। समझ आ गया कि नहीं? हुमायूं का मकबरा ज्यादा अच्छा है कि ताजमहल? आप लोग देखे होंगे हुमायूं का मकबरा, लाल ताजमहल होता है क्या? लाल ताजमहल हुमायूं का मकबरा। और वहीं पे है क्या चीज? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। और वहीं पर है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का दरगाह और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आमने सामने है, एक ही कैंपस में। कहां पे है? एक ही कैंपस में। हुमायूं टॉम्स। हुमायूं टॉम्स।
कहाँ है? दिल्ली में। ये है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्स। ताजमहल इसी को कॉपी करके बनाया गया है। और यहीं पे निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे क्या, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। ये जगह कौन सा? हुमायूं का मकबरा। इसमें नहीं आ रहा है जी हुमायूं टॉम्स करने पे। इसमें नहीं देगा। बहुत बड़े एरिया में है हुमायूं टॉम्स। ये हुमायूं, आइए देखिए, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ये निजामुद्दीन औलिया है, और ये हुमायूं का मकबरा। और यहीं पे निजामुद्दीन अमीर खुसरो का दरगाह, अमीर खुसरो जो है वो कहाँ है? आमने सामने है अमीर खुसरो। ये दरगाह हो गया खिलजी मॉस्क, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह। और यहीं पे क्या चीज है? दोनों, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, दोनों का दरगाह कहाँ है? एक ही जगह। क्यों नहीं आ रहा है ये? तो छोड़िए। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन। किसके दरबार में? बलबन। अब बलबन इस सल्तनत का अंतिम योग्य शासक था। चालीसा दल बनाने वाला, चालीसा दल समाप्त करने वाला, चालीसा दल बनाने वाला, समाप्त करने वाला, समाप्त करने वाला। कोई दिक्कत? इकता व्यवस्था चालू किया, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक ऐबक या इल्तुतमिश? ऐबक ने राजधानी बनाया लाहौर। घोड़ा कचारा किसको? ऐबक को। रजिया पहले किससे फसल थी? बाद में फंस गई अल्तुनिया से। समझ, पहली महिला शासिका। चालीसा दल समाप्त करने वाला, रक्त और लौ की नीति, ईरानी परंपरा लाने वाला, कुतुब मीनार का काम पूरा कराया, कुतुब मीनार चालू कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, राजधानी दिल्ली ले आया, महिला शासिका, टोपी सीता था नसीरुद्दीन, टोपी सिलता था, सबसे कम खर्च करता था। उसका कैमूर्स कैकुरबाद है सब, इसकी हत्या इसी का सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया और इसके स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। गुलाम वंश के स्थान पर कौन सा वंश कर दिया? खिलजी। कौन सा वंश? खिलजी वंश। कोई दिक्कत? गुलाम वंश याद रहेगा। गुलाम वंश में अन्य वंश भी शामिल इसलिए हो जाते हैं कि कौन कहां से खरीद के गुलाम आया, उसका क्या वंश था। जैसे गुलाम वंश में ही आएगा शमसी वंश, गुलाम वंश में ही आएगा इलबरी वंश। समझ में गया? क्यों? क्योंकि कौन सा गुलाम कहां से खरीद के आया, एक खानदान का तो है नहीं। कौन कोना से फंस गई है, वो तो रजिया बाई मिस्टेक बच गई, नहीं तो यो तो फंसले थी। नहीं समझ आ गया? क्यूमर्स, क्यूमर्स के बाद दोनों का शासन एक ही साथ था। तो एक्चुअल में पहले क्यूमर्स मारा तो कैकुबाद आया, कैकुबाद की हत्या कर दिया गया। हाँ हाँ, क्यूमर्स के बाद कैकुबाद ही आता है। देखिए देखिए, कैकुबाद और क्यूमर्स, हत्या की गई किसकी? क्यूमर्स की। कैकुबाद शासन कर नहीं पाया कुछ यहाँ पर। जिस तरह से आई ना आपका ऐबक और इल्तुतमिश में शासक किससे मानेंगे? इल्तुतमिश ही होता है। उसी तरह से यहाँ पे कैकुबाद को मान लेते हैं, लेकिन मार किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी। और अब कौन सा वंश आएगा? खिलजी। खिलजी वंश जो था ना, इसे वंश न कह के एक राजा कहिए, क्योंकि खिलजी वंश में एक गो राजे आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। एक गो राजा आएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और इतना चंट अलाउद्दीन खिलजी, इतना चंट जिसका कोई हद नहीं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार किया था, लेकिन कोई वंश योग्य नहीं आएगा। न सैयद वंश योग्य था, न लोधी वंश।
सैयद वंश भारत में चमचा था तैमूर का। सैयद वंश चमचा था तैमूर का। तैमूर को बुला के लाया था सैयद वंश, तो चमचा थे सब, समझ आ गया कि नहीं। और लोधी वंश में भी कोई काम का नहीं था, लोधीय वंश वाला बुला के लाया था बाबरा को, समझ में आ गया। तो सैयद वाला किसको लाया, सैयद वाला लाया तैमूर को। तैमूर आया मार के चल गया, तो लोधी वाला बुला के लाया बाबर को, उसको लगा यो मार के चल जाएगा, बाबरा बस गया यही बाबरा क्या हो गया, यहीं बस गया।